सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। और ढेर सारी बधाइयाँ भी। आज तो बहुत सारी चीजें हैं एक हाँ, साथ। प्रकाश पर्व है, दीपावली है और देव दीपावली है। अलग अलग जगह अलग अलग तरह नाम से मनाया ही जाता है। और गुरु नानक जयंती है ना। तो भाई आज बहुत पवित्र दिन है और कार्तिक पूर्णिमा तो ऐसे भी बहुत खास दिन माना जाता है। क्योंकि समझ लीजिए एक अगर हम मौसम के लिहाज से देखें तो सर्दियों के लिए बिल्कुल हमने जैसे पैर बढ़ा दिया आगे। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हम तो इंतजार कर ही रहे थे कि कब बारिश खत्म हो, दीपावली के बाद सर्दियां आए और फिर हम ये गुलाबी जाड़ा जिसको कहते हैं वो फिर गुनगुनी सी धूप में आनंद लें, खाने पीने का स्वास्थ्य बनाए, है ना, सेहत बनाए अपनी। तो भाई इसीलिए हम आज जो है व्यंजन के बारे में बात करेंगे, कुछ खास जो इस जाड़े के मौसम में बड़े सेहत के लिए अच्छे होते हैं। कुछ ऐसे व्यंजनों की बात करेंगे जो कि मूली और आंवले से बनते हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ थोड़े से अच्छे दिखने के लिए भी बात कर ली जाए। खास तौर से केश हमारे कैसे कांति वाले हों और लंबे हों और स्वस्थ रहें, इनकी भी बात करेंगे। हाँ। और इसके साथ साथ आज सखी विशेष में हम डॉक्टर विमला बूटी की बात करेंगे, है ना। तो इतनी सारी बातों के बीच में जो प्रकाश पर्व है यानी कि गुरु नानक जयंती, उसकी ढेर सारी बधाइयाँ हमारे सभी सुनने वालों को। और अब कार्तिक पूर्णिमा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही जन्म हुआ था एक ऐसे महापुरुष का जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी और दुनिया को नई राह दिखाई थी। जी हाँ, ये दिन प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है और मानवता की राह दिखाने वाले गुरु नानक देव ने अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए राह दिखाई। देखो राजुल, और उनकी वाणी ही वो दीपक है जो सच्ची राह दिखाती है ना। इसलिए आज का ये दिन विशेष रूप से गुरु पर्व भी कहलाता है। लख लख बधाइयाँ दी जाती हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म जो है रावी नदी के तट पर बसे एक गाँव तलवंडी में हुआ था और बचपन से ही उन्हें ध्यान चिंतन में ही डूबा हुआ देखकर, भाई ऐसे अगर बच्चे हो तो माता पिता तो चिंतित हो ही जाते हैं, तो उनके माता पिता भी थोड़े चिंतित थे और उन्हें पढ़ने भेजा गया। तो ओम के बाद उन्होंने बस ऐसा एक अंक लिख दिया यानी कि ईश्वर तो एक ही है और वही ओंकार है। तो इस तरह से ओंकार पर और एक ईश्वर है, ये सब लेकर जो उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया वो अपने आप में विलक्षण है ना। बिल्कुल। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग चानन होआ। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग चानन होआ। मिट्टी तुंद जग चानन होआ। मिट्टी तुंद जग चानन होआ। सतगुरु नानक प्रगटिया। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग चानन होआ। 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 सिंह बुख
परगटिया मिटे तुंग जग चानन हुआ। सतगुरु नानक परगटिया मिटे तुंग जग चानन हुआ। तो गुरु नानक देव जो कि सच्चे गुरु के रूप में उन्होंने इस संसार को एक नई राह दिखाई। उन्होंने बहुत सारी जगहों पर स्थान स्थान पर वो भ्रमण करते रहे और इस तरह से वो ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। उनकी एक सीख थी कि कर्मों के बिना जीवन व्यर्थ है और सब उसी के बंदे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा, नाम जपो, किरत करो, वंड छको। ये 3 मूल मंत्र थे जो कि उन्होंने दिए, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और नानक देव जी ने जो शिक्षाएं दी ना, उनके जीवन में वो आचरण के रूप में चरितार्थ थी। नाम जपो, जैसे तुमने कहा, यानी ईश्वर का नाम जपते रहने की सीख देने वाले गुरु नानक देव जी ने की दिनचर्या में, जैसे कि अकाल पुरख प्रभु परमात्मा को हर समय अपने अंग संग माना और उनका स्मरण किया। तभी तो देखो ना, पढ़ाई के समय बस ओम और एक के बाद वो रुक गए, है ना। यूं ही नहीं होता है। बिल्कुल। और अपनी धार्मिक यात्राओं को पूरा कर जब वो करतारपुर में बसे थे, तब खेतों में हल चलाकर उन्होंने ये भी सबको शिक्षा दी कि हर इंसान को जीवन में मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल। तीसरे सिद्धांत में उन्होंने सिखाया कि हर चीज को सबसे मिल बांट कर उपयोग करना चाहिए, चाहे वो धन हो या भोजन। जैसे इसमें जैसे कहा ना, नाम जपो फिर कीर्तन करो फिर वंड छको, जो है उसका यही मतलब है कि हर चीज को मिल बांट कर ही उसका उपयोग में। बिल्कुल। फिर सबको समान रूप से देखने पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया और इसीलिए उन्होंने लंगर, पंगत और संगत आरंभ किया, जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। जैसे लंगर यानी सामूहिक खाना बनाना और फिर मतलब सब में बांटना। बिल्कुल। जो आपने सबके साथ मिलकर खाना बनाया उस सब में बांटना चाहिए। जी हाँ। पंगत यानी बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक लाइन, पंगत को लाइन भी कहते हैं ना, तो पंक्ति में बैठकर उसको पंगत कह दिया। बैठकर भोजन करना। और संगत में यानी सबकी सम्मति से सामूहिक निर्णय लेना। संगत यानी एक ही सबकी गति हो, यानी सबके विचार एक से हो, सब मिलकर निर्णय लें, है ना। उनके उपदेशों में क्षमा, धैर्य, संयम और दया की बात कही गई है। और उनके अनुसार महिलाएं और पुरुष दोनों ईश्वर की कृपा को साझा करते हैं और समान रूप से जिम्मेदार होते हैं अपने कार्यों के लिए, अपने कर्मों के लिए। ये नहीं कि महिला, पुरुष ने कुछ किया है तो वो महिला को भोगना पड़ेगा, या महिलाओं का जो कुछ कर्म है वो उसका वो उनको बिल्कुल भागीदार होते हैं। ऐसा नहीं है। अपने अपने कर्म भोगने होते हैं। जी हाँ, यानी कि सभी की जिम्मेदारी है कि वो अच्छा कर्म करे। उसका मकसद ये है न कि ये सोच ले कि अच्छा हम भोग लेंगे तो कुछ भी कर लें, है ना। ये इसलिए जिम्मेदारी ठहराई गई है कि सबको अच्छा कर्म करना है। भारतीय दर्शन के अनुसार वैसे भी राजुल देखो, गुरु ज्ञान का जो है ना मार्ग, रोशनी का दिखाने का मार्ग होता है ना। और वैसे भी जैसे पहले हमने अभी जो शब्द सुना उसमें भी यही था कि कैसे हमारी जो परेशानी या कहीं कहीं जो शंका है या उसका जो धुंध है वो मिटे और कैसे प्रकाश दिखे, हमें ज्ञान का प्रकाश सामने आए, सब संदेह दूर करते हैं। गुरु नानक देव के शब्द कीर्तन में शांति, समानता, समृद्धि का उजाला है जो आत्मा को भी प्रकाशित करता है। और वैसे भी इसीलिए प्रकाश पर्व कहते हैं, यानी ज्ञान का जो प्रकाश है वो सबके हृदय में जागृत हो जाए, है ना। आत्मा जब आलोकित होती है तो फिर जीवन में उजाला होता ही होता है। और इसीलिए दीपक जलाते हैं। और सामूहिक दीपक जो होते हैं कोई संकल्प लेकर आते हैं। और ये पूरा महीना वैसे भी तुलसी जी के पास हम दिए जलाते हैं, है ना। पूरा महीना कार्तिक माह में ये प्रथा है कि दिया जलाया जाए, क्योंकि बहुत नाजुक पौधा होता है, उसको थोड़ी गर्माहट चाहिए, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडक का शुरू हुआ है तो थोड़ी उसे गर्माहट मिले। हाँ। और इसी क्रम में जब दीपावली पर हम दिए जला चुकते हैं तो फिर एकादशी जब आती है तब हम फिर एक बार तुलसी जी का विवाह करते हुए, मान सम्मान करते हुए और फिर उनके सामने दिए जलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आज तक चलती है। जी हाँ, आज तक चलती है। यानी कि आज देव दीपावली पर फिर सामूहिक रूप से घाट सजाए जाते हैं। लेकिन जब तुमने राजुल कहा ना कि विवाह की बात, तो तुलसी जी के विवाह के लिए जैसे पूरे गन्ने का मंडप बनाते हैं और वो चीजें भोग लगाते हैं जो इस मौसम में हमें खाना है, जैसे आंवला है, कंदा है, सिंघाड़ा है और भी जो भी चीजें रहती हैं, गन्ना है, बेर है, तो ये सारी चीजों का भोग लगता है। यानी अब मौसम आ गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे हर त्योहार, हर पर्व किसी न किसी तरह से प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और तुलसी विवाह भी कुछ ऐसा ही कहता है। हाँ, तो तुलसी विवाह पर एक गीत सुन ले, उस दिन नहीं सुन पाए थे राजुल। चलिए सुनते हैं।
भाई विवाह आदि ऐसा जब प्रसंग होता है ना तो एकदम मन खिलखिला जाता है ना राजू। धूमधाम होती है, थोड़ा नाच गाना जैसे कि अभी हुआ स्वाभाविक है। हाँ। और ये पूरे महीने की जो हम बात कर रहे हैं इसमें अलग अलग चीजें प्रचलित हैं। बहुत सारी जगह मेले लगते हैं, कतकी मेला लगता है, उसको कार्तिक मेले की जगह आम बोलचाल में उसको कतकी मेला कह देते हैं, है ना। हाँ। वो भी एक महीने चलता है। मतलब नदियों के किनारे ही लगने की परंपरा है ये मेले। बिल्कुल, ये भी नदी के किनारे लगता है, गोमती के किनारे लगता है। हाँ। और गंगा के किनारे की अगर बात करें तो आकाश दीप जलाने की प्रथा है हर घर में। इस समय बहुत ऊंचाई पर एक अब तो नए हिसाब से लोग बल्ब लगा देते हैं और ताकि पूरे कार्तिक मास में दिया जलता रहे आपकी छत पर। और ऐसा मान्यता है कि पहले तो कि लोग गंगा स्नान के लिए जो जाते हैं तो उन्हें राह दिखे, क्योंकि तब तो रोशनी होती नहीं थी। लेकिन गंगा के किनारे जो दिए जलाए जाते हैं वो एक छोटी सी डलिया में, जिसको कहना चाहिए जिसका ढक्कन होता है, उसको नीचे बांस से नीचे उतारा जाता है, उसमें दिया रखा जाता है, फिर उसको खींच के जैसे झंडा फहराते हैं वैसे उसको ऊपर ले जाते हैं और खूब ढेर सारे जलाए जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो नाविक हैं जो जा रहे हैं दूर, उन्हें उनका पथ जो है वो कहीं प्रकाशित रहे और कहीं किसी गलत रास्ते पर वो न चले जाएं, उसके कई मायने हैं। और इस पर आकाशदीप से राजू याद आ रही है जयशंकर प्रसाद की वो कहानी। हाँ। किस तरह से मनोबल को बनाए रखती है, बनाए रखने में दीप का कितना बड़ा महत्व है। हाँ। ये बिल्कुल एकदम 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 जैसे स्पष्ट हो जाता है इस प्रथा के साथ और उस कहानी के साथ। जी हाँ, तो वो कहानी इसी तरीके की है। और उसको चंपा को अपने बचपन में याद आती है कि किस तरह से माँ दिया जलाती थी कि ताकि पिता का जो है वो राह जो है बिल्कुल प्रशस्त रहे, उनको कहीं भटक ना सके। तो कुछ इस तरीके का है। और ये भी जो नाविक है उसको ये याद रहे कि अच्छा उसके लिए कोई दिया जल रहा है और उसको वहां लौट कर आना है, किसी और के पास नहीं जाना है ना। तो दीप जो है वो भावना का भी प्रतीक है, प्रकाश के साथ साथ। और उस भावना का प्रतीक है जो कि कहीं ना कहीं हमारी मंगल करने के पीछे हमारे साथ जो जुड़ी हुई भावना है, बिल्कुल उनको एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हमारी भावना जो है वो बहुत मंगलकारी है, कल्याणकारी है आपके लिए, जिसके लिए जला रहे हैं उसके लिए, और जो स्वयं जला रहे हैं वो तो आलोकित होता ही है ना। और वैसे तो बहुत सारी चीजें कही जाती हैं कि जलता जो है वो तो दिया, अरे मतलब बत्ती जलती है और कहते हैं लोग दिया जल रहा है। हाँ। अलग अलग बातें हैं, जो भी दिए का एक जो पूरा आकार है, पूरा उसका अस्तित्व है, वो अपनी बाती के साथ जलकर या अपने पूरे रूप के साथ जलकर प्रकाशित करता है। और कहीं ना कहीं जो कहीं पर अगर जरा सा भी कदम लड़खड़ाएं या डगमगाएं तो उनको भी संभाल लेता है। बिल्कुल वो दिया है। और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हमें निराश नहीं होने देता, लगता है कि अरे प्रकाश तो है, फिर कैसे डरना, कैसे घबराना, कैसे दिल को डूबने देना है। तो एक तरह से संबल है, सहारा है और मंगलकारी तो है ही। ये जो पूरा कार्तिक मास की हमने बात की और खास तौर से आज जो देव दीपावली कहते हैं, तो इसको त्रिपुरारी दीपावली भी कहते हैं, त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं ना। तो उसके पीछे कहानी है ना। त्रिपुरारी पूर्णिमा के पीछे बहुत एक वैसी कहानी है जो पौराणिक से जुड़ी है, पौराणिक कहानी है कि बहुत पहले की बात है, जब त्रिपुरासुर नाम का राक्षस था, वो बहुत सबको परेशान करता था। तो जब सब बहुत उससे तंग आ गए तो उसके आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने भगवान शिव से आराधना की और उन्होंने उस राक्षस का संहार किया। तो जिस दिन संहार किया था उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। तो तभी से भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी पड़ा है और इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। और चूंकि एक आतंक से, एक बहुत अंधकार भरे समय से देवताओं को मुक्ति मिली थी तो बहुत खुश हुए। और होता है ना जब हम आनंदित होते हैं तो प्रकाश से अपने को जोड़ते हैं, तो उन्होंने चारों तरफ रोशनी की, प्रकाशित किया। और कहा जाता है कि तभी से देव दीपावली मनाई जाने लगी। कहते हैं कि देव दीपावली वाले दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते हैं। और कहते हैं कि सभी काशी पहुंचे थे देवतागण इस खुशी में और वहां उन्होंने दीप जलाकर खुशियां मनाई। और तभी से काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सारे घाट जितने हैं, 80 घाट, उन सब की सीढ़ियों पर
मतलब असंख्य दीप जलते हैं, कहते हैं लाखों की संख्या में दीपक जलते हैं, और बराबर 5 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक उनमें दिए में तेल डालते रहते हैं और वो प्रज्वलित रहता है। क्या नजारा और होता बहुत सुंदर नज़ारा रहता है, और उसको है। बहुत नदियों में उत्सव भी से। दीप जल रहे हैं। हाँ, नदियों में तो तैरते दीपदान हुए की भी दीपदान की प्रथा है, लेकिन राजुल एक खास बात जो है ना काशी की, कि वो जो घाट जो है वो सीढ़ी नुमा है, उनका पूरा अक्स जो है, उनकी परछाई जो पड़ती है, तो वो पूरा एकदम पूरी गंगा नदी जो है स्वर्ण जैसी लगती है, यानी सोने की लगती है, झिलमिलाता हुआ पूरा। अगर आप उस पार से देखेंगे तो वो पूरी सीढ़ियों पे जो दीपक जलते हैं वो उतने ही दुगने हो जाते हैं पानी में जब उनकी परछाई पड़ती है। क्या बात। तो पूरा झिलमिल 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 लगता है, और दीपदान लोग करते हैं, और ये तो अपनी आस्था की बात है, और वैसे भी ये हम शीतकाल का स्वागत करते हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में हो ही समाया, भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहती है दीपों के प्रकाश के साथ, तो जीवन भी प्रकाशवान हो जाता है। जी हाँ, और इसी तरह से सबके जीवन में प्रकाश फैला रहे, कल्याणकारी हो, मंगलमय हो सभी का दिन, ये हम कामना करते हैं। और हमारे साथी बराबर अपनी ये जो विचार हैं उस पर प्रकट करते रहते हैं। सबने बहुत सारी चीज़ें लिख कर भेजी हैं, मूली आंवला, बस शुरू हो गए हमारे साथी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं। और हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिख कर भेजा है कि 19 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी ये लिख रही हैं,
महिला दिवस, भारतीय महिला दिवस, रानी लक्ष्मीबाई जयंती तो है, इसकी ढेर सारी सबको बधाई। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की भी जयंती है, प्रथम प्रधानमंत्री की। और इन्होंने लिखा है कि कार्तिक पूर्णिमा भी बहुत सारी जगह पर कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, गुरु नानक जयंती और त्रिपुर पूर्णिमा, देव दीपावली, सब महत्वपूर्ण बात। और आज जब उन्होंने लिखा है कि किसानों की बात मान लिया गया और उनके कहना चाहिए भावनाओं को समझकर एक बहुत ऐतिहासिक कदम आज उठाया है, तो इसकी भी इन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो कार्तिक पूर्णिमा जैसे कि कहते हैं ना कि प्रकाश का पर्व है, और प्रकाशित करने वाले व्यक्तित्व ही देखे ना, लक्ष्मीबाई जैसी वीरता, उनके जैसा साहस और उनके जैसा संकल्प और उनके जैसी दृढ़ता कहाँ देखने को मिलेगी, कहाँ देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके साथ साथ बाद में और भी जो हमारी बहनें हुई हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कर दिखाया है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, और आप सब भी, हमारे श्रोता भी सुनना चाहते हैं, है ना, कि क्या किया किसने, क्योंकि हम सब एक साथ सबके बारे में नहीं समझ सकते, इसलिए ये मंच जो है सखी सहेली राष्ट्रीय प्रसारण से हम कोशिश करते हैं कि उनके बारे में भी कहीं ना कहीं आपको बताएं, और आपके संग जो हमें लगता है कि हाँ बड़ा अच्छा है। तो आज हम बात करना चाहते हैं डॉक्टर बिमला बूटी के बारे में, है ना। डॉक्टर बिमला बूटी भौतिक विज्ञानी हैं जिन्हें प्लाज्मा फिजिक्स में अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है। जी हाँ, डॉक्टर बिमला बूटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स की डायरेक्टर रह चुकी हैं और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स के कमीशन C49 की अध्यक्ष रही हैं। उन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में रहते हुए महत्वपूर्ण काम किए, और उनके प्रयास से देश ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किए। वाह, तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और विषय ही ऐसा है कि उस समय किसी महिला का उसमें जाना वाकई आश्चर्य की बात है। जबकि 1933 में आपका जन्म हुआ, और बिमला बूटी जब 1947 के दौर में लाहौर से दिल्ली आई थी राजुल, तो जिस सरकारी स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया वहाँ विज्ञान की पढ़ाई ही नहीं होती थी। सोचो जरा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। इस बात ने उनको रोका नहीं, बल्कि कला संकाय में उन्होंने प्रवेश लिया और हाई स्कूल पास किया। लेकिन उनका रुझान जो था वो शुरू से ही गणित की ओर था। उनके पिता जो थे पंजाब यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि परिवार में जो कुछ दिखता है उसका प्रभाव पड़ता है, और उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा विषय था गणित। तो बस इसी को देखते हुए उन्होंने बीएससी करने के लिए डॉक्टर बिमला बूटी उन्होंने तय किया कि बीएससी में वो लेंगी। लेकिन चूंकि उन्होंने इंटर नहीं किया था, तो बीएससी करने के लिए उनको 1 वर्ष का एक विशेष कोर्स करना पड़ा विश्वविद्यालय से। वो करने के बाद उन्होंने स्नातक वर्ग में उन्हें प्रवेश मिला था, साइंस विज्ञान के उसमें। तब वो जा पाई उसमें, तब उन्होंने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का चुनाव किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर कर लिया, तो उसके बाद पीएचडी करने के लिए वो शिकागो यूनिवर्सिटी गई, जहां उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मशहूर भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर एस चंद्रशेखर के साथ काम करने का मौका मिला। और फिर पीएचडी के बाद भारत लौटकर उन्होंने 2 वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया। फिर यूएस स्थित नासा के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के में उन्होंने बतौर रेजिडेंट रिसर्च एसोसिएट 2 वर्ष तक काम किया। फिर से भारत लौटकर उन्होंने आईआईटी दिल्ली में भौतिक विज्ञान विभाग में बतौर सीनियर अधिकारी के तौर पर काम किया, और उसी दौर में उन्हें फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में भी काम करने के लिए जब प्रोफेसर साराभाई ने बुलाया तो फौरन चली गई। इस संस्थान में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर उसके बाद तो प्रोफेसर बनी, फिर सीनियर प्रोफेसर बनी, और फिर डीन ऑफ फैकल्टी के पद पर उन्होंने 23 साल तक क्या बात है, बहुत महत्वपूर्ण पद पर उन्होंने काम किया। फिर 1994 में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की ओर से फेलोशिप प्राप्त करने वाली वो पहली भारतीय महिला भौतिक विज्ञानी बनी। 1983 से 2003 तक डॉक्टर बिमला बूटी इटली में इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स की डायरेक्टर रहीं, और उन्होंने प्लाज्मा साइंस सोसाइटी की स्थापना की और इसकी अध्यक्ष भी रहीं। क्या बात है। और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें 1977 में विक्रम साराभाई अवार्ड, 1993 में जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेंटेनरी लेक्चरशिप अवार्ड दिया गया। और 1994 में उन्हें वेणु बापू इंटरनेशनल अवार्ड इन एस्ट्रोफिजिक्स, और 1996 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो
से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी बात है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब सच में बहुत बड़ी बात है। विदेश शिकागो से उनको ये अवार्ड मिला था जी। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली प्रोफेसर बिमला बुटी के अनेक महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर उन्होंने लिखे, उनके नाम दर्ज हैं और वो अविवाहित रहीं आजीवन। और आजीवन भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, यूं कहें कि विज्ञान की सेवा की, और आज भी वो अध्ययन में व्यस्त हैं, साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम कर रही हैं। हाँ, तो इस तरह से एक निरंतर, जो जैसे कहते हैं ना कि अपने काम के साथ, अपने जो आपका पेशा है उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ आप बरतें, और अगर आप उस ईमानदारी को जीवन भर निभा लेते हैं तो निश्चय आप कहीं ना कहीं बहुत ऊपर तक पहुंचते हैं। और न सिर्फ पद और प्रतिष्ठा की बात करें रेणु जी, बल्कि ये देखिए ना कि समाज के लिए कितना कुछ, समाज के लिए कितना कुछ किया, और जो कार्यकलाप हैं वो तो दिखते ही हैं, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाहिए, अमूर्त रूप से जो किसी और के ऊपर जब इनके व्यक्तित्व की छाप पड़ती है वो अपने आप में बहुत प्रभावशाली होती है। यानी कि हजारों, सैकड़ों और हजारों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं, और उनके लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं लोग, जो उन्हें भी खुद नहीं पता होता है। खुद बिमला बुटी को नहीं पता होगा कि उनसे कौन कौन सीख रहा है, कहाँ कहाँ बैठकर और कहाँ कहाँ सोच रहा है। हो सकता है कि वो विज्ञान के क्षेत्र में ना हो उनसे सीखने वाला, वो अपने क्षेत्र में हो सकता है कि वो सिर्फ एक खाना बना रहे हों, लेकिन उनको लग रहा होगा कि नहीं, हमें उसी जज्बे से काम करना है, या कर्म के प्रति जो ईमानदारी है, अपने कर्तव्य के प्रति, वो कहीं ना कहीं वो जज्बा ऐसे लोगों से हमें मिलता है ना। बिल्कुल। तो दृढ़ता और ये लगन को इनकी सलाम। और हम एक गीत सुन लें। हाँ, गीत तो सुनेंगे, लेकिन आज क्या क्या व्यंजन में क्या बताने वाले हम लोग? खास आंवले का व्यंजन बताओगे कुछ? हाँ। अच्छा, तो ठीक है, उससे पहले गीत सुनते हैं। सरप्राइज है वो। अच्छा। छुपके किनारों के पीछे
हिमालय के नीचे, ऊंचे हिमालय के नीचे मतलब हिमालय ऊंचा भी होता है? नहीं, अगर हिमालय के नीचे कोई बैठा है तो जिस तरह से ये कहते हैं ना कि अगर आप किसी बहुत प्रभावशाली या किसी बहुत कर्मठ या किसी बहुत प्रेरणादायक व्यक्तित्व के आसपास हैं अगर, तो उसका कुछ ना कुछ असर आपके ऊपर पहुंचता ही पहुंचता है। तो इसी तरह से हिमालय का भी असर पड़ता ही पड़ता है। बिल्कुल, ऊंचे व्यक्तित्व की बात इसीलिए है और इसीलिए बात की जाती है कि सत्संगति की जाए। सत्संगति का मतलब वही है कि अच्छे लोगों की संगत की जाए ताकि हमें कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल। तो सीखने की जब बात होती है तो कागज कलम दवात सब उठा लिया जाए और तैयार हो जाए, क्या सीखना है, क्या बनाना है और क्या बनवाना है। क्या ऐसा बनाया जाए। अभी तुम जो तैयारी करके आई हो, जो बनाती हो वही बताना, ये ना कहना कि कुछ लोग ये करते हैं कुछ लोग वो करते हैं। जो तुमने किया वही बताना। भाई हम तो इसलिए बताएंगे कि हमने ये भी सुना था और वो भी सुना था और उसके बाद फिर किसी और ने हमको ये भी बताया कि वो करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो वो मत करो, वो बुला लो और क्या क्या लाई ये बता दो। तो भाई आंवला मुरब्बा चलिए बना जी हाँ, बिल्कुल। बहुत आंवला बहुत एक ऐसा फायदेमंद चीज है, खाने का फल है ये। और इसको हर तरीके से खाया जाता है। जैसे कुछ लोग तो जाड़ों में आंवला उबाल लेते हैं और उस पर नमक छिड़क कर खाते हैं। जी हाँ। कहते हैं ये भी बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। आंवले का चूर्ण और नहीं कहते नहीं है, कहते ही हैं। और राजुल अब तुम खाना भी शुरू कर देना। और बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और ये तो उबाल के हो गया और गुजरात में बहुत प्रचलन है इसका और हम लोग भी करते हैं उसको। देखा है तो नमक और हल्दी का पानी रखते हैं और खूब अच्छे से पानी में डुबोकर आंवला रख देते हैं साबुत। थोड़ा सा उसको गोद देते हैं किसी उससे जो आते हैं गोदने वाला ना, जैसे कि अंदर उसमें छेद हो जाए तो उसमें रस भिन जाता है अंदर उसका, नमक और हल्दी का। और फिर उसको आप पूरे दिन ऐसे ही कच्चा खा लीजिए तो थोड़ा सा मुलायमियत भी उसमें आ जाती है और नमक आने से स्वाद बहुत आ जाता है। तो नमक हल्दी में जो पड़ा हुआ आंवला है उसको बहुत अच्छे से खाया जाता है। एक दिन 24 घंटे उसको भिगो दें और फिर खा लें। अच्छा, आंवले का एक मतलब हम मुश्किल पे जरा थोड़ी देर से आना चाहते हैं। तो आंवले का एक और बहुत अच्छा सा इस्तेमाल जो कि बहुत आसान है। क्या? आंवले के आप फांके कर लीजिए उसको, कच्ची। अच्छा। और उसके बाद उसको एक कुकर में जिसमें आपको प्रेशर आप लगा सकें, भाप से पका सकें, तो उसमें आप आधा चम्मच देसी घी डालिए और उस पर गुड़ डालिए थोड़ा। वो गुड़ जो है बराबर आप हिलाते रहिए तो वो गुड़ जो है वो पिघलना शुरू कर देगा। अच्छा। गुड़ का पाउडर वो पिघलना शुरू कर देगा। उसमें जब वो पिघल जाए तो उसमें आप आंवला डाल दीजिए और बराबर उसको चलाते ही रहिए। अच्छा। और फिर उसमें आप काला नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए और उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। और फिर जब आप निकालेंगे रेनू जी तो क्या मजेदार कैंडी बनती है कि आप खाते खाते क्या बात है। वाह वाह वाह। और ये कम से कम 4-5 दिन तो आराम से चल जाएगी बाहर। और अगर आप फ्रिज में रख लेंगी तो और ज्यादा दिन चल जाएगी। वाह भाई क्या बात है, मजा आ गया। ये तो खाने के बाद वाली बात हुई, लेकिन जब अगर पानी पीना हो तब तो मुरब्बा ही खाना पड़ेगा ना। ये कैंडी तो नहीं चलेगी। तो कैंडी मुरब्बा तो बनाएंगे। हाँ बिल्कुल बता दो। तो आंवला मुरब्बा जैसा कि हमने कहा था कि कुछ लोग उसको चूने या फिटकरी में भिगोते हैं, उसके पानी में भिगोते हैं, लेकिन बिना भिगोए हुए भी आंवला का मुरब्बा बनाया जाता है और वो भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। सामग्री नोट कर लें सखियां। करीब 1 किलो आंवला, जिसमें करीब 20 आंवले चढ़ेंगे आपके जी। तो 1 किलो आंवला ले लीजिए। 2.5 कप चीनी या गुड़ जो भी आपको अच्छा लगे। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और केसर के कुछ धागे ले लीजिए। आंवले को धोकर पोंछ लीजिए और कांटे से उसको गोद लीजिए। फिर एक गहरे बर्तन में पानी लेकर उबालें और फिर इसमें आंवला डालें। 10 मिनट तक इसको उबाल लें। अच्छा, पानी जो लेना है वो इतना ज्यादा नहीं लेना है कि मतलब आपका नहला दे उसको पूरा। हाँ, फिर उसके बाद उबल भी गया, फिर अब आपको बाहर है पानी उसको सब फेंक दिया आपने जी। तो कुछ इस तरह का लेना है कि वो जैसे होता है ना, हम लोग भाप देकर बनाते हैं तो भाप भी लग जाए उसको और पानी बहुत जरा सा बचे तो नुकसान भी ना हो। और उस पानी को भी बचा कर रख लें, आप सब्जी में दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकर में हमें लगता है कि 1 गिलास अगर हम पानी डालेंगे तो उसमें आराम से उबल जाएगा जी। फिर उसके बाद आंवले को पानी छान लीजिए उसको और फिर इसके बाद अच्छी तरह से रख लीजिए, जिसमें वो थोड़ा सा नरम हो गया है तो थोड़ा सा सूख सा भी जाए जी। अब मतलब उसको एक खुले बर्तन में फैला दें जी। अब उसको चाशनी बनाने के लिए पैन में गुड़ या चीनी डालें, उसमें करीब 3 कप पानी डाल दें। अच्छा। और अच्छी तरह से मिलाकर करीब 8-10 मिनट तक
पकाएं उसको। हम्म। फिर अब इस सिरप में आंवला डाल दीजिए। आंवला डाल के बीच बीच में उसको मिलाते रहिए, और ये थोड़ी देर ज्यादा ज्यादा पकाना जैसे पड़ता है। आप आधा घंटा आप इसको पका लीजिए। आंवला देखेंगे आप और ज्यादा जैसे नरम हो गया है। फिर इसे अच्छी तरह ढककर या तो उसी बर्तन में रख दीजिए या फिर किसी जार में निकाल के रख दीजिए, इसको जी। ठंडा करके रख दीजिए और 2 दिन तक इसको रखा रहने दीजिए। तीसरे दिन इस सिरप से आंवले को फिर से निकालिए और सिरप को गैस पर चढ़ा दीजिए। यानी और- चाशनी को। हाँ, चाशनी को, और उसमें इलायची पाउडर और केसर मिलाकर उसको अच्छी तरह से उबालें। और जब केसर घुलने लगेगी एकदम, तब फिर इसमें अलग किया हुआ आंवला डाल दीजिए। अच्छा। और फिर 4-5 मिनट तक इसको उबालें और ठंडा होने पर जार में स्टोर कर लें। क्या अच्छा, बात। एक बात बतानी थी। हाँ। कि जो हमने ये 2 दिन तक रखा है हाँ, हाँ। बर्तन में, तो इस बीच में हमको उसको बराबर चलाते रहना, जिससे उसमें वो पड़ जाता है, गांठ ऐसी पड़ जाती तो वो ना पड़े, ना उसका पड़े। खांड ना जमने पाए और वो बराबर नरम रहे। नरम रहे, यानी कि ऊपर तक के जितने आंवले हैं वो सब भीगते रहे बार बार में। ऐसा ना हो कि ऊपर वाला सूख गया, नीचे वाले में ज्यादा चाशनी का रस पहुंच गया, वो मुलायम पड़ गया। तो सब बराबर से इसलिए चलाते रहना ऊपर होगा। वाला कितना गुस्सा हो जाएगा ना। वो गुस्सा हो ही जाता है, इसीलिए तो एकदम ऐंठ जाता है, पता है। तो एक बात और है कि इसी के संग संग एक बात, जैसे कि तुमने बताया ना कि पहले ही उसको उबाल सकते हैं साबुत आंवले को, और उसकी फांके अलग अलग करके इस तरह से भी उसको चाशनी में बना के फिर से डाल के, और पूरा आंवला पीस करके भी कुछ लोग बना लेते हैं चाशनी में, उसको पका लेते हैं और उसको सिर्फ लड्डू जैसा आप खा सकते हैं या चम्मच से निकाल कर खा सकते हैं। तो अगर आसान तरीके से करना है तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीके से गीत भी सुनना है क्या? एक गीत सुन लिया जाए। ठीक है। सैया से
अगर आंवले का मुरब्बा खा रहे हैं तो जरा सा कुछ खट्टा मीठा स्वाद भी कर लिया जाए। किस चीज से? अचार से? नहीं नहीं, इसके संग कैसे चलेगा? नहीं चल। देखो बहुत आसान जो हमने बताया था ना, तो हमारे साथियों ने भी तुरंत लिख कर भेज दिया। आसान चीज सबको अच्छी लगती है। सामग्री नोट कर लिया। आधा किलो आंवला, आधा किलो शक्कर या गुड़, कुछ हरी इलायची, शक्कर और इलायची मिक्सर में पीस लें। आंवला धोकर किसी और उसको घिस लें, मिक्सर में या तो पीस लें। फिर कुछ सभी सामग्री को मिलाकर 1 आध घंटे ढककर रख दीजिए। फिर आप देखेंगे तो शक्कर और गुड़ जो है आंवला में घुल चुकी है। अब आप इसे पका लीजिए, और पका लेंगे खूब अच्छी तरीके से तो खूब बढ़िया जैम तैयार। आराम से रोटी के साथ खाइए और ऐसे ही खा लीजिए। हाँ बिल्कुल। तो भाई ये अगर है तो क्योंकि हाँ देखो, ये इसलिए बात है कि एक तो पहले बता दें हम लोग, वैसे हमारे बहुत सारे साथी जानते भी होंगे कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, तो सर्दी जुकाम होने का अंदेशा बिल्कुल नहीं रहता है, और बहुत स्वास्थ्यवर्धक है, और ये सर्दी में ज़्यादातर बहुत आराम देता है। हाँ, कुछ लोगों को सूट नहीं भी करता है, सर्दी लग जाती है, तो ख्याल रखें। बालों के लिए अच्छा है, आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है, तो हर मामले में आंवला बहुत बढ़िया है। तो अब अचार भी बता देते हैं। तो अचार बनाने के लिए सामग्री है 1 किलो आंवला, आधा कप सरसों का तेल और 3 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कलौंजी, 3 टीस्पून मेथी के दाने, 1.5 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1/4 चम्मच हींग और नमक स्वादानुसार। तो पहले आंवले को उबलते पानी में हिलाते हुए 5-7 मिनट पका लें। पानी निथार, साबुत आंवला। हाँ साबुत आंवला। अच्छा। उसको निथार कर फिर उसको काट कर उसके बीज निकाल दें। हाँ। फिर उसको कढ़ाई में तेल डालकर इसको पका लें। तेल को सिर्फ अच्छा। तेल को पकाना है और उसे ठंडा कर लें। अच्छा। फिर मेथी, कलौंजी और सौंफ को दरदरा पीस लें, और ये मिश्रण जो है इसके साथ मिर्च पाउडर, हल्दी, हींग और सरसों का तेल जो आपने गरम किया है वो अच्छी तरीके से मिला लें। अच्छा। अब इसमें आंवले के पीसेस मिलाएं, नमक मिलाएं और 2 घंटे के लिए इसको रख दें। फिर ये अचार आप तुरंत परोस सकते हैं या फिर एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं और बाद में भी खा सकते हैं। वाह, धूप उप लगा देंगे तो और बाद में भी खा लेंगे। बाद में भी खा सकते हैं, या जैसे आपने जब उबाला था उसको हल्की भाप दी थी, उसके बाद अगर आप फैला के सुखा देंगे, उसके बाद सब मसाले डालेंगे तो भी काफी दिन तक चलता है। या तेल में बहुत अच्छी तरह अगर डूबा रहे तो भी इसके खराब होने की संभावना लगभग नहीं होती है। एक बात और है राजुल, ये बहुत खट्टा होता है, तो सामान्य अचार में जितना नमक पड़ता है उससे ज्यादा इसमें इसकी आवश्यकता होती है। तो स्वाद के अनुसार नहीं बल्कि मात्रा के अनुसार भी जरूर डालें। क्योंकि नमक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है, संरक्षण का काम करता है। तो आप इससे भी अचार, जब नमक कम होता है तो भी अचार खराब हो जाता है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। नमक बहुत अच्छी तरह से उसमें होगा तो चलेगा अच्छी तरह से। बिल्कुल। अच्छा रेणु जी, हमें आज सौंदर्य की भी बात करनी है, और ये भी बात करनी है कि जब हम सब कुछ करते रहते हैं, सब कुछ करते करते कई बार ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं, दूसरों से बहुत ज्यादा रखने लगते हैं। ओह, हमें लगा थक जाते हैं। हाँ, तो शरीर से भी तो उम्मीद करते हैं ना। हाँ। तो ये भी तो बात है, अपनी शरीर से भी उतनी ही उम्मीद करिए जितना कि उस पर क्षमता हो। तो भाई उम्मीदों की भी बात हम करेंगे, लेकिन अभी जरा मूली की बात कर लेते हैं। तो हाँ बिल्कुल, मूली के लिए पराठे क्या बात है। वैसे तो घिस के सीधे सीधे खा लो, सबसे बढ़िया। उसमें कद्दूकस कर लो, अदरक कद्दूकस कर लो, छोटी छोटी हरी मिर्च काट लो, नींबू डाल लो, नमक डालो और हरी धनिया काट के डाल लो, और सलाद की तरह रोज खाओ। वाह, क्या बात है। सबसे आसान, सबसे आसान लेकिन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और खाने का स्वाद बढ़ा देती है। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आप उसको मान लीजिए रोज रोज नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा राई उसको डाल के तेल में, गरम तेल में राई डाल के, और मूली और मिर्चे वो आप एक साथ डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए। नहीं, तो मूली काटे कैसे? मतलब फाँक काटे उसकी थोड़े? अच्छा, काटे गोल चिप्स जैसे, थोड़ी मोटी। हाँ। और मिर्चे की ऐसे फांके काटें, और उसके बाद कढ़ाई में तेल डालें और उसमें आपने डाला है हींग डाल दीजिए, थोड़ी सी राई डाल दीजिए, हल्दी डालिए, नमक डालिए, और ये सब डाल के आप छौंक दीजिए। और छौंक के उसको अगर आप निकाल लेंगे तो वो भी 4-5 दिन तक खाया चलती है। क्या बात है। आसान भी है बनाना, बहुत आसान है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो मूली को और गाजर को ऐसे ही रिंग इसकी काट के और हल्की सी भाप दें, और उसके बाद अलग रख लें। हल्का, मतलब किसी ऐसी
चलनी आदि ऐसी जैसे जिसमें जाली हो उसमें फैला दें या कपड़े के ऊपर फैला दें 2 मिनट के लिए। हवा जैसे भाप सी उसकी उड़ जाए जब, तब उसको किसी बर्तन में रख के उसमें नमक, थोड़ी पीसी हुई सरसों, थोड़ी दरबरी पीस के सरसों, सौंफ, कलौंजी और मेथी दरबरी करके, थोड़ी सी हींग और लाल मिर्च और नमक डाल के उसमें रख दीजिए। थोड़ा सरसों का तेल ऊपर से डाल दीजिए और बस 2 दिन बाद खाना शुरू कर दीजिए उसको। तो मेरे में तो मुंह में पानी आने लगा। बहुत मस्त लगेगा। मजेदार स्वाद होगा इसका। और ये 8-10 दिन के लिए अचार जो है, इसको चलौआ अचार कहते हैं, यानी कि बस आप फटाफट बनाइए, फटाफट खाइए, स्वास्थ्यवर्धक, स्वादिष्ट। पराठे बता रही हो? पराठे तो आपने बताए ना, मूली के पराठे। तो यही है कि भाई उसमें टिप्स यही लोग देते हैं कि आप या तो मूली को जब घिस लें तो उसको निचोड़ लें और उस पानी से आप आटा गूंथ लें। या बहुत से लोग ये भी करते हैं कि मूली को घिसा उन्होंने और तुरंत ही उसमें आटा सान लिया। पूरा मतलब मूली के जो लच्छे हैं जिसमें कद्दूकस किया था वो पानी के साथ में उसी में आटा मिला दिया और जो भी अदरक, अजवाइन, नमक, हरी मिर्च, लाल मिर्च जो भी डालना है वो डाल के और सब एक संग सान लिया आटे में और पराठे बना लिए। कुछ लोग मूली के पराठों में बेसन भी डाल लेते हैं उसको और क्रिस्प करने के लिए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मूली के पराठे किस रूप में खाते हैं। हाँ, लेकिन दूसरा वाला तरीका भी तो है। 2 पतली पतली आप कद्दूकस ऐसे करके उसको रख लें, उसके सारे मसाला तैयार कर लें और 2 रोटी पतली पतली बेल कर उसके बीच में एक परत जो है मूली की लगाएं, दूसरा फिर आटे की दूसरी वाली रोटी रखें और उसके किनारे दबा लें और उसको एक बार फिर हल्का सा बेल के और सेक लें। एक ये भी तरीका। इसके लिए आपको पानी निचोड़ना होगा। अच्छा ठीक है, हाँ ये वाली बात बहुत जरूरी थी, ये इसीलिए बैठी थी राजुल क्या बताएंगे, पानी निचोड़ना होगा। बिल्कुल सही। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसके संग टमाटर की चटनी भी बनती है, लेकिन आज हम नहीं बताएंगे। टमाटर की चटनी फिर किसी दिन बताएंगे। फिर अब क्या करना है, बालों का ध्यान रखना है। मूली मूंग दाल एक और बता। अरे वाह, हाँ हाँ, ये वाला तो भूल ही गया। मूंग दाल के साथ मूली का स्वाद ही कुछ और होता है। राजस्थान में बहुत खाई जाती है। तो आप दाल ले लें, एक आधे से आधा कप आपने पीली मूंग की दाल जो धुली हुई दाल होती है मूली, और तो 1 कप कटी हुई मूली लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए हुए। फिर हल्दी आधा चम्मच, 1 टेबल स्पून घी ले लीजिए, आधा टीस्पून जीरा ले लीजिए, 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, 1 टीस्पून बारीक कटी मिर्च और 1/4 टीस्पून अदरक, मिर्च पाउडर, हरा धनिया, ये सब आपने ले लिया। अब दाल और मूली एक साथ उबाल लीजिए। अच्छा। और उसके बाद ये सभी चीज़ें डालकर, छौंकने वाली चीज़ें डालकर उसको छौंक दीजिए और फिर उसमें ये आपने जो अदरक है, अदरक को आप उसमें मिला दीजिए। बहुत से लोग इसमें नींबू भी डाल देते हैं जी। तो आपके इच्छा अनुसार अगर आप नींबू डालना चाहें तो नींबू डाल दीजिए और हरे धनिये से गार्निश करके गरम गरम परोसिए। क्या बात है। फिलहाल हम क्या परोसने वाले हैं? हम बहुत सारे खाने पीने की बात कर ली है, तो अब सर्दियों के एक खास चीज की बात कर लें कि भाई बालों की बड़ी बुरी दशा हो जाती है सर्दियों में। यही बात गर्मी में कहते हैं, फिर यही बात हम बारिश में कहते हैं। यानी भाई बालों। हाँ, लेकिन ये है कि इस समय बारिश में, अरे ये जो सर्दियां आती हैं तो डर लगता है, उसको हम जल्दी जल्दी धो नहीं पाते हैं, इसलिए बड़ा बाल भी दुखी रहता है और हम भी दुखी रहते हैं, लेकिन देखभाल तो करनी ही पड़ती है। तो देखभाल करिए और ऐसा कुछ करिए कि आपके बाल खुशबूदार भी रहे और चमकते हुए भी रहे। कैसे? तो कैसे? इसके लिए कंडीशनर की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप घर में उसे खुद ही बना सकते हैं। जो प्राकृतिक तेल होते हैं उनके इस्तेमाल से आप घर में खुद ही इस तरह का कंडीशनर बना सकते हैं जो आपके बालों के लिए जरा भी नुकसानदेह भी नहीं होगा और कंडीशनर समय तक चलेगा। कंडीशनर के संग संग जैसे हमने पहले भी कहा कि आंवला आदि खाना है, तो ये भोजन में अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो जाहिर है कि बाल जो हैं उनको ऊपरी सब चीजों की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पौष्टिक जो भोज्य पदार्थ हैं उनका भी बहुत असर पड़ता है बाल पर। ये मत सोचिएगा कि बाल हैं वो हमारे शरीर के बाहर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खान पान और हमारे जो तनाव मुक्त रहना, खुश रहना, इन सब का भी हमारे नाखूनों और हमारे बालों इन सब पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन कंडीशनर तो भी चाहिए। कैसे बनेगा? कंडीशनर बनाने के लिए जैसे आपने नारियल तेल का अगर आपको बनाना है जी, तो 15 से 20 बूंद आपने नारियल का तेल लिया, उसमें आधा कप गुलाब जल, अच्छा, और 8 से 10 बूंद चमेली का जो एसेंशियल ऑयल होता है ना, जो अर्क मिलता है हाँ। तेलों के, तो चमेली का तेल, ये सब चीजें अच्छी तरीके से मिला के और एक एयर टाइट उसमें बंद कर लीजिए जिससे हवा ना जाए उसमें, और
बाल आप जब धो कर आए तो जैसे कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आप फिर पानी से धोते हैं, अब बाल धो कर आए उसके बाद हाथ में ऐसे रगड़े, इसको लगाएं हाथ में इस जो आपने तेल तैयार किया, हाँ, और उसको बालों के सिरों पर लगा लें। अच्छा। तो इस तरह से आपके बाल जो हैं वो जो बहुत उलझे या बहुत रूखे रूखे से हो जाते हैं, बेजान से नहीं लगते रहेंगे और चमक भी आएगी और थोड़ी थोड़ी खुशबू भी आएगी। तो इसके बाद धोना नहीं है? नहीं नहीं, तो क्योंकि बाजार वाला कंडीशनर तो प्रयोग में करते हैं तो उसके बाद धो देते हैं। नहीं, आप धोइए मत, धोना नहीं है, इस बात का जरूर ख्याल रखें और वाकई बड़ा अच्छा हो जाएगा। और उसके पहले भी बहुत सारे कंडीशनर के लिए ये खास तौर से ख्याल में रखना चाहिए हमें, इनको जड़ों में नहीं लगाना है बल्कि इनको ऊपर लगाना होता है बालों में, है ना? बालों के सिरों पर लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहता बिल्कुल। है, जड़ों में नुकसान कर सकता है। बिल्कुल। तो एक गाना सुन लिया उसके बाद हम उम्मीदों की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। सर को झुका के नाम लो इनका, ये तो है शक्ति निर्बल की। हिमालय ने भी चूमे हैं इनके कदम। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। संग संग कोई चलता रहे तो रास्ता आसान हो जाता है, कहा जाता है ना रेणु जी। लेकिन भाई जब हम ये सोच लेते हैं तो सोचिए कि हम अपना आधा जो प्रयास करने का अपना जज्बा है, उसको किसी और पर डाल देते हैं, यानी खो देते हैं हम, कह सकते हैं। उम्मीद कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कि अगर कोई साथ में चलता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं चलता तो और अच्छा, ऐसा मानना चाहिए, है ना? क्योंकि ये जो उम्मीद है वाकई बहुत बढ़िया चीज भी है और उतनी ही मतलब कह सकते हैं थोड़ी चुलबुली टाइप की है। हाँ। मतलब अच्छी भी बहुत है, लेकिन अगर उसमें कहीं परेशानी हो जाती है या आप उसकी कोई ऐसी गांठ बांध के बैठ जाते हैं उम्मीदों की, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी रोड़ा बन जाती है या आपके रास्ते में आगे नहीं बढ़ने देती है। तो इस तरह से उम्मीद जो है उसको किस तरह से लेना है, कैसे करना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपने लिखा है, हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं, उम्मीद खुद से उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद हमारी आशावादी सोच को दर्शाता है। किसी कार्य में असफल होने के बाद ये उम्मीद ही तो है जो हमें पुनः उस कार्य को सफल बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक रोगी व्यक्ति की स्वस्थ होने की उम्मीद ही उसे रोग से लड़ने की शक्ति देती है। उम्मीद एक नई शुरुआत की किरण है। अब देखो कितनी सकारात्मक तरीके से इन्होंने बताया है ये बात, है ना? तो इसके कई आयाम हैं जिसको कहना चाहिए कि हम उम्मीद किस तरह से लेते हैं, किस तरह से सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम उम्मीद अपने से करते हैं तब तो अलग बात होती है, लेकिन जैसा कि हमारी इन साथी ने लिखा है कि उम्मीद मतलब आशा। आप लाख कहिए कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, पर नहीं,
कैसे है, माना मन ही ऐसा है। जी। उम्मीद तो लगी जाती है, चाहे वो अपने बच्चे हो, अपना परिवार हो, किसी से भी आप दो शब्द का बोल लेते हैं तो उससे आपको उम्मीद बन जाती है जी। कि वो भी मुझे अच्छा ही बोलेगा। पर आज के परिप्रेक्ष्य में लगता है कि सचमुच किसी से ज्यादा उम्मीद करना अपने मन को दुखी करना है। मेरा तात्पर्य ये है कि आप कुछ करें ना करें, पर उम्मीद ना करें। वो जो आप कर रहे हैं वो हमें मिलेगा ही। ये कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। बात बिल्कुल सही है। नेकी कर दरिया में डाल। बहुत सारे लोग सब कुछ लिख रहे हैं कि छोटी छोटी परेशानियों से मन घबराता है, लेकिन किसी और से बिल्कुल सही बात है कि अपना मनोबल बना कर रखें तो सबसे अच्छा है। और इस समय अच्छा ये है कि हम विदा लें। हाँ। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो एक बार फिर गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको। और इसी के साथ स्वीकार कीजिए राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार।